Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Rabia and हम लोगों ने जो है वो अपने प्रोटीन पोर्शन का जो सिलेबस है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में से जो है वो फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा था, जिसकी एग्जांपल हमने कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन ली थी। हमने देखा था कि वो किस तरह से बनते हैं। आज जो है वो हम अपना ग्लोब्यूलर प्रोटीन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका जो है वो हम देखेंगे कि बेसिकली ये है क्या। सबसे पहले है ग्लोब्यूलर हीम प्रोटीन। अच्छा जी, अब ग्लोब्यूलर मीन्स सर्कुलर शेप्ड होगी। हीम प्रोटीन्स मीन प्रोटीन के पार्ट के साथ इसके नॉन प्रोटीनियस पार्ट लगा हुआ, विच इज़ नोन एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, हीम ग्रुप बोल रहे हैं। हीम ग्रुप हम देखते हैं कि बेसिकली वो है कि वो अगली स्लाइड में हम देखेंगे। द रोल ऑफ हीम ग्रुप इज डिक्टेटेड बाय द एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कि हमारे पास अब हीम ग्रुप वो ग्रुप है जो कि एक से ज़्यादा प्रोटीन्स के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो यही बता रहा है कि हमारे पास किस हीम ग्रुप का क्या फंक्शन होगा, ये डिक्टेट किया जाएगा बाय द एनवायरनमेंट विच इज़ क्रिएटेड बाय द 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आगे उसके इसने एग्जांपल इस तरह से दी है कि हमारे पास ये जो साइटोक्रोम है प्रोटीन, ये भी क्या है, हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। और ये क्या फंक्शन करती है, इलेक्ट्रॉन कैरियर ट्रांसपोर्ट चेन के तौर पे जो है ये काम करती है। और इसका जो फंक्शन है, यानी ये क्या है, ऑल्टरनेटिवली ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर अपने मॉलिक्यूल की जो इसका मेटल पार्ट पड़ा हुआ है इसके अंदर। जबकि वो दूसरी जगह पे ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो हीम ग्रुप है एंजाइम कैटालेज का, ये क्या बनाता है, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम बनाता है। और अगर हम बात करें हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की, तो ये क्या करती हैं, मतलब द हीम ग्रुप इन दीज प्रोटीन्स सर्व टू रिवर्सिबली बाइंड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को बाइंड करके दोबारा उनको ओरिजिनल हालत में जो बाइंडिंग से पहले की थी वापस उस पोजीशन में लेकर आते हैं। नाउ व्हाट इज हीम। हीम जो है वो हमारे पास एक साइक्लिक टेट्रा पायरोल स्ट्रक्चर है। पायरोल हमारे पास एक 5 कॉर्नर्ड रिंग होती है, मतलब एक ऐसी रिंग है जिसके 5 कॉर्नर होंगे, और ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। दिस इज द पायरोल रिंग। ठीक है, इस तरह की 4 जो होंगी वो होंगी। ये हमारे पास क्या है, 5 कॉर्नर्ड रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 कॉर्नर रिंग, 1 2 3 4 और ये 5th कॉर्नर, और ये नाइट्रोजन लगा हुआ है। और हमने क्या कहा कि इसके क्या होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, एक छोड़ के दूसरा डबल बॉन्ड होगा, यानी नाइट्रोजन जहाँ पे लगी हुई है उस वाली पार्ट को छोड़ के अगली पे डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट पे डबल बॉन्ड। ये एक पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर है। इस पायरोल रिंग मतलब ऐसी 4 पायरोल रिंग्स जो होंगी वो साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होंगी, और इसके सेंटर में जो है वो आयरन होगा, यानी ईच ऑफ द नाइट्रोजन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा या इन्वॉल्व होगा इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद दैट ऑफ द Fe+2। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हीम है। पढ़ लेते हैं। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक टेट्रा पायरोल रिंग है जिसके अंदर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोल लगे हुए हैं। दीज आर लिंक्ड बाय द अल्फा मिथाइलिन ब्रिजेस। अच्छा जी, अब इस पूरी रिंग को, ये जो हमने पूरा साइकिल बनाया 4 पायरोल से, इसको हमने प्रोटोपोरफायरिन रिंग बोल दिया। और क्या है, ये बेसिकली आयरन वाला जुड़ा हुआ है। आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग मिलके हीम बना रहे हैं। अच्छा जी, the iron is held in the center of the heme molecule by the bonds of the 4 nitrogens of the porphyrin ring। अभी हमने देखा कि हमने क्या कहा, इस पूरी porphyrin ring का जो सारा नाइट्रोजन है
वो क्या बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है विद दोज ऑफ द आयरन विच इज हेल्ड इन द सेंटर ऑफ अ रिंग। He+2 की फॉर्म में है। ये बेसिकली इन 4 बॉन्ड्स के अलावा 2 प्लेनर बॉन्ड्स भी बनाता है। वो जो 2 प्लेनर बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं, एक तो बॉन्ड बनेगा विद दैट ऑफ द हिस्टिडीन प्रोटीन जो कि साइड चेन पे लगी हुई जो प्रोटीन है उसके रेजिड्यू का एक पार्ट होगा, ठीक है, यानी उस पॉलीपेप्टाइड चेन में लगी हुई एक हिस्टिडीन होगी जो कि इन्वॉल्व होगी इन वन ऑफ द बॉन्ड्स, जबकि दूसरा बॉन्ड जो होगा वो फ्री होगा विच इज़ अवेलेबल टू बाइंड द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी वो भी लगा हिस्टिडीन के साथ होगा लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा होगा, इनडायरेक्ट लगा होगा। ये भी हम आगे इन दोनों के नाम है प्रॉक्सिमल और डिस्टल, वो आगे पढ़ लेंगे। दूसरी प्रोटीन्स ये जो है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अलावा जो हमारे पास हीम कंटेनिंग या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कंटेनिंग जो प्रोटीन्स हैं, दीज आर साइटोक्रोम्स एंड द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर जो मेटल हो गई वो मैग्नीशियम है, जबकि साइटोक्रोम के अंदर आयरन और कॉपर है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन। ग्लोबुलर प्रोटीन है, हीम कंटेनिंग प्रोटीन है, हीम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया किस तरह से होगा। अब हम मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और फंक्शन देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा जी, कहाँ पे है? सबसे पहले तो उसने बताया कि इट इज़ प्रेजेंट इन द हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स। हीमोग्लोबिन की बात हो या मायोग्लोबिन की बात हो, बोथ दीज आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों का काम जो है वो ऑक्सीजन से रिलेट करता है। मायोग्लोबिन जो है वो हार्ट और स्केलेटल मसल के अंदर है। इसके 2 काम है, ये ना सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है बल्कि ये ऑक्सीजन को स्टोर भी करती है विद इन द मसल सेल्स, जबकि ये जो स्टोरेज वाला काम है ये हीमोग्लोबिन नहीं करती। अब हम मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देख लें तो ये क्या है कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है और इस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर तकरीबन 150 अमाइनो एसिड्स लगे हुए होते हैं। अच्छा जी, अब किस तरह से होंगे कि इस एक मायोग्लोबिन प्रोटीन जो है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये क्या बना रही है, कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल बना रही है, यानी ये जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है ये बेसिकली अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगी जो कि इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, और उसके बाद यही स्ट्रक्चर जो है ये किस में जाएगा, 8 स्ट्रेचेस ऑफ द अल्फा हेलिक्स में जाएगा, ठीक है, यानी ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये फोल्ड होगी 8 आपकी जो अल्फा हेलिक्स हैं उसके अंदर, और उसको उसने लेबल किया हुआ है आपकी बुक में फ्रॉम A to H, ठीक है, यानी ये प्रोटीन है जिसको उसने क्या किया, 8 आपका जो है वो बैंड्स या हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बन रहे हैं, ठीक है, और उसको अगर आप नाम देंगे तो हमारे पास कहाँ से होगा, A to H। अच्छा जी, अब इस स्ट्रेचेस के बीच में या इन बैंड्स के बीच में क्या होगा कि ये जो बैंड बन रहे हैं ये बेसिकली किसकी वजह से बन रहे हैं, आइदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोलीन। प्रोलीन जो है वो हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है। दिस 5 मेंबर्ड रिंग बेसिकली कैन नॉट एक्यूमुलेट इन द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और द बीटा शीट्स, और इसी वजह से फिर वो क्या होता है, बैंड बनता है, ये हम पीछे भी पढ़ाए हैं। एंड दीज लूप्स आर स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स और द आयोनिक बॉन्ड्स। ये जो स्ट्रेचेस बने हैं, ये जो 8 बैंड बने हैं, दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स और द आयोनिक बॉन्ड्स। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, जो भी हमने देखा कि 153 अमाइनो एसिड 8 स्ट्रेचेस में डिवाइड हो रहे हैं, उसको हमने A to H का नाम दे दिया है, और इन 8 ये जो बेंडिंग है ये प्रोलीन की वजह से हो रही है, और इन जो है इंट्राचेन बॉन्ड बन रहा है या आयनिक बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से ये जो बेंडिंग है ये स्टेबलाइज हुई है या स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन हुआ है। अच्छा जी, अगर इसी स्ट्रक्चर को लेकर चलें तो हमारे पास सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, लेकिन वहाँ पे हमारे पास टेट्रामर होते हैं, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इस तरह की। ये तो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से स्ट्रक्चर बना था, जबकि जो हीमोग्लोबिन है उसका इसी तरह का 4 यूनिट जो हैं वो मिलकर बनाएंगे स्ट्रक्चर। इस तरह के 4 यूनिट लगे हुए होंगे जो कि आपका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे।
इसके अंदर हीम ग्रुप जो है वो सेंटर में पड़ा हुआ होगा, ये भी हम आगे देख लेंगे। अभी हम इसी का मज़ीद स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि जो पोलर एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं उनकी क्या लोकेशन होगी विद इन द मायोग्लोबिन, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मायोग्लोबिन। तो जो इंटीरियर है मायोग्लोबिन का वो हमारे पास नॉन पोलर अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होगा, यानी इस पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे वो मायोग्लोबिन का इंटीरियर वाला पार्ट बनाएंगे, जबकि जो पोलर वाले होंगे वो सरफेस पे जाएंगे और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे बिटवीन देमसेल्स एंड विद द वाटर ऑल्सो। अच्छा जी, जबकि इंटीरियर वाला जो है वो दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ये जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे पास दो जो है वो एक्सेप्शंस आती हैं, एक हमारे पास F7 और E8 के बीच में आती हैं। ये बेसिकली बना सेल प्रोटीन का कोर ही रहे हैं, प्रोटीन का इंटीरियर पार्ट ही बना रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि हिस्टिडीन के साथ इन्वॉल्व है, हिस्टिडीन एक पोलर अमाइनो एसिड है, तो ये दो एक्सेप्शंस के साथ आते हैं इस जनरल उसके अंदर। द नेक्स्ट इज बाइंडिंग ऑफ द हीम ग्रुप। अच्छा, अब जो हीम ग्रुप है मायोग्लोबिन का वो हमारे पास एक पॉकेट बनाता है विच इज़ लाइंड विद द नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये जो पॉकेट है इसके इर्द गिर्द जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे। अच्छा जी, अब हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, दो हिस्टिडीन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो बॉन्ड बना रहे थे, वो लिंकेज बना रहे थे विद दैट ऑफ द हीम ग्रुप। एक को हमने कहा था प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन, ठीक है, जो कि F8 है, यानी जो टर्न नंबर F होगा उसका 8th रेजिड्यू होगा। ठीक है, इट बाइंड्स डायरेक्टली टू द आयरन ऑफ द हीम। जबकि डिस्टल हिस्टिडीन जो होगा E7 पे जो होगा, E7 मतलब टर्न नंबर E का 7th रेजिड्यू जो होगा ये इन्वॉल्व होगा, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है ये, बेसिकली इस E7 के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगा होगा और उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जो है वो क्या लगा होगा, आगे हिस्टिडीन लगा होगा। ठीक है, जैसे ये दिखा रहे हैं, ये एक हिस्टिडीन है और ये एक हिस्टिडीन है। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक येलो ग्रुप वाला प्रोस्थेटिक ग्रुप बताया हुआ, और ये जो बीच में ब्लू कलर की जो बॉल है इस येलो स्ट्रक्चर के बीच में, दिस इज द ऑक्सीजन बॉन्ड। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास एक प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन होगी और एक डिस्टल हिस्टिडीन होगी। प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन E8 के साथ लिंकेज बनाएगी आयरन के साथ, और दूसरी जो है वो हमारे पास क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट लिंक बनाएगी, और इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के साथ जो है वो क्या होगा, नेक्स्ट जो होगी वो हिस्टिडीन लगेगी होगी। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे ही लॉस ऑफ ये बाइंडिंग होगी, ऑक्सीजनेशन होगी, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब ये मायोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन हीम ग्रुप के साथ लगेगा बेसिकली, तो वो ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजनेशन होगी, और इस ऑक्सीजनेशन के रिजल्ट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके रिजल्ट में जो फेरस आइन है वो फेरिक आइन में चला जाएगा, और ये रेयर होता है। अच्छा जी, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द मायोग्लोबिन, जिसमें हमने कहा कि हमारे पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके अंदर जो है वो हीम ग्रुप लगा हुआ है, E7 और वो E8 और F7। ठीक है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल हिस्टिडीन। हमने हीम का स्ट्रक्चर देखा, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा। जो मायोग्लोबिन हमने सिंगल पॉलीपेप्टाइड को लेकर चले थे, उसी तरह के 4 सब यूनिट या 4 स्ट्रक्चर आप जोड़ देंगे तो वो हमारे पास मिलकर क्या बन जाएगी, हीमोग्लोबिन बन जाएगी। हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास आरबीसी का मेजर कंपोनेंट बनाती है। ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं या एरिथ्रोसाइट्स जो हैं, उसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मेजर जो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो हीमोग्लोबिन है। और इसका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है फ्रॉम द लंग्स टू द पार्ट्स ऑफ द टिश्यूज। अब इस हीमोग्लोबिन में से जो ज़्यादा कॉमन पाई जाती है दैट इज़ हीमोग्लोबिन ए। टेट्रामेरिक है, ठीक है, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई है। इन 4 में से 2 अल्फा चेन्स होंगी, 2 बीटा चेन्स होंगी।
these are held together by the non-covalent interactions. अब ये जो 4 चेन्स हैं ये दो दो मिलके 2 डाइमेरिक बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने बताया कि ये जो हर चेन है, बेसिकली ये जो चेन है, ये जो सारी चारों की चारों चेन्स होंगी, इनका सारा स्ट्रक्चर वैसे ही होगा जैसे मायोग्लोबिन का था। वैसे ही 8 बैंड आएंगे, वैसे ही सेंटर में हमारे पास हीम ग्रुप लगा हुआ होगा, और वैसे ही उसके लिंकेज बनेंगे विद दोज ऑफ द हिस्टिडीन रेजिड्यू ऑफ द प्रोटीन। अच्छा जी, उसके बाद उसने उसका डिफरेंस बताया कि स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट वैसा ही है जो हीमोग्लोबिन का है, वैसा ही जैसा मायोग्लोबिन का है वैसे ही हीमोग्लोबिन का होगा। लेकिन अगर आप बात करें स्ट्रक्चर के हिसाब से भी और फंक्शन के हिसाब से भी, तो ये मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है दैन द मायोग्लोबिन प्रोटीन। इस तरह से कि वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई थी, ये 4 से मिलकर बनी हुई है। वो ऑक्सीजन को उसका जो मेजर फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन है, इसका जो मेजर फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है। अच्छा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो है ये ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग, और वहाँ से वापस एनवायरनमेंट में। अच्छा जी, उसके अलावा वो कहता है कि द ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हीमोग्लोबिन आर रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शंस विद एलोस्टेरिक इफेक्ट्स, ठीक है। यानी अब उसने बताया कि जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है ये दूसरे फैक्टर्स से भी जो है वो अफेक्ट की जाती है, और उन फैक्टर्स की वजह से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन है वो रेगुलेट की जाती है, जबकि मायोग्लोबिन के केस में ये नहीं है। अच्छा जी, अब हमने पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास क्या है, 2 डाइमर हैं, यानी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स थी जिसको हमने अल्फा 1 और अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 कह दिया था। अब अल्फा 1 और बीटा 1 ने मिलकर एक डाइमर बनाया, ये जो लाइट पिंक और डार्क पिंक का है, जबकि दूसरा अल्फा 2 और बीटा 2 से एक और डाइमर बनेंगे, ठीक है। यानी अब इनके दरमियान लिंकेजेस किस तरह से होंगे, लिंकेज बिटवीन अल्फा 1 बीटा 1 भी होगा, और इसी तरह से ये जो इंटरेक्शंस हैं बिटवीन द बीटा 1 बीटा 2 एंड अल्फा 2 भी होगा, और इन डाइमेरिक का आपस में भी होगा। और इसी तरह से इसके बीच में हमारे पास क्या है, सेंटर में क्या पड़ी हुई है, हीम ग्रुप पड़ा हुआ, और इसके 8 बैंड्स हैं। उसके बाद उसने बताया कि हमारे पास ये जो मतलब ऑक्सीजन जो है वो सोलेबल नहीं है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इतनी ज़्यादा सोलेबल नहीं है, तो उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, अगर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ तो गुजारा हो जाएगा बगैर किसी किस्म के प्रोटीन के, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप किया। उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन डेवलप हुई जिसको हम हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, और वो हीमोग्लोबिन जो है वो क्या कर रही है, इन्वॉल्व है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा जी, अब ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। हमने कहा हीमोग्लोबिन जो है वो टेट्रामर है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई है। 2 आइडेंटिकल डाइमर्स बनेंगे विद द हेल्प ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। एक डाइमर का नाम है अल्फा बीटा 1 और अल्फा बीटा 2। The 2 of the polypeptide chains are held together primarily by the hydrophobic interactions, यानी between alpha 1 and beta 1 जो interaction होगा वो hydrophobic interaction होगा। The hydrophobic amino acid residues are localized not only in the interior of a molecule but also in the region on the surface of each of the subunit। अच्छा, वो ये बता रहा है कि अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं बिटवीन दीज 2 पॉलीमर्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स, तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास मतलब जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं वो सिर्फ इंटीरियर ऑफ अ सेल नहीं बनाते, लेकिन सरफेस पे भी होंगे तो आपका इंटरेक्शन होगा ना बिटवीन दीज 2 चेन्स। तो वो यही कह रहा है कि मल्टीपल इंटरचेन्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस फॉर्म द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन अल्फा सब यूनिट्स एंड द बीटा सब यूनिट्स ऑफ द डाइमर्स।
ये आपका उसने बताया हुआ है कि ये जो है वो हमारे पास अल्फा बीटा डाइमर 1, अल्फा बीटा डाइमर 2, इनका आपस में भी लिंकेज है जिसको उसने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन बोला, और इनका इस पूरे डाइमर 1 का डाइमर 2 के साथ भी जो है वो इंटरेक्शन है, और ये हमारे पास वीक जो हैं वो इंटरेक्शंस होंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये वीक क्यों होंगे। अच्छा, हाँ ये भी बताते हैं वीक किस केस में होंगे और स्ट्रॉन्ग किस केस में होंगे। अच्छा जी, अब उसने कहा कि ये जो हमारे पास वीक इंटरेक्शंस हैं बिटवीन द डाइमर्स, ये बेसिकली वीक इसलिए हैं कि जब ऑक्सीजन बाइंड करते हैं विद द हीम ग्रुप तो उसमें उसके कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं, कुछ जो है वो डाइमर्स के बीच में चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस को करने के लिए या उन चेंजेस को लाने के लिए जो बॉन्ड्स हैं बिटवीन दीज टू डाइमर्स वो क्या होता है, वीक होता है। अच्छा जी, ये बात लिखी हुई उसने। उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास जब बाइंड करती है ऑक्सीजन हीम आयरन के साथ तो वो आयरन को पुल करती है इनटू द प्लेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, because iron is also linked to proximal histidine. There is a movement of globin chain that alters the interface between alpha and beta. अब ये आपके क्या है, एक्सिस है, ठीक है। ये वो टाइम है जब अभी इसकी ऑक्सीजनेशन नहीं हुई हुई, यानी ये टॉट फॉर्म में है। पहले ये पढ़ लेते हैं कि टॉट फॉर्म क्या है, ये टेंस फॉर्म क्या है, और आर फॉर्म क्या है, ये रिलैक्स्ड फॉर्म क्या है। जो टेंस फॉर्म है ये तब की फॉर्म है जब ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुई भी होती, ठीक है, और इसके जो बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन दीज टू डाइमर्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। टेंस होता है पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन। सबसे पहले डीऑक्सी फॉर्म है, इसको हम टी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसके जो डाइमर्स होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, इंटरेक्शंस आयनिक बॉन्ड के थ्रू या हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू होंगे। और ये जो टी कन्फर्मेशन है इसको हम लो ऑक्सीजन एफिनिटी भी बोलते हैं, लो ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। आर फॉर्म क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन होगी, यानी जब ऑक्सीजन जो होगी वो बाइंड की हुई होगी विद द हीम ग्रुप ऑफ द हीमोग्लोबिन। और ये क्या करती है, बेसिकली जब बाइंड करती है ऑक्सीजन तो फिर जो सॉल्ट लिंकेजेस हैं, वो जो वीक इंटरेक्शंस थी उसको ब्रेक करती है, और उसके ब्रेकेज के रिजल्ट में जो डाइमर्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और स्लाइटर 15 डिग्रीज ऑफ द जो है वो 15 डिग्रीज तक जो है वो मूवमेंट होती है। इसको हम हाई ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका वो स्ट्रक्चर था जिसको हमने टी बोला, ठीक है, यानी अभी ऑक्सीजन बाइंड नहीं हुई है। जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी तो बाइंडिंग के बाद जो है वो 15 डिग्री की मूवमेंट होगी अलोंग एन एक्सिस, और वो जो फॉर्म होगी उसको हम हाई फॉर्म ऑफ ये हीमोग्लोबिन बोलते हैं, हाई ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बोलेंगे। ये जो आपके डाइमर हैं ये मूव कर रहे हैं, क्लोज इन प्लेन आ रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। अच्छा जी, अब बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से होगी। जो मायोग्लोबिन है उसके पास सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो वहाँ से सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जबकि हीमोग्लोबिन जो है उसके पास इस तरह के 4 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एट अ टाइम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। क्योंकि जैसे मायोग्लोबिन के पास एक हीम ग्रुप है जिससे वो मिलेगी, ऑक्सीजन बाइंड करेगी और वो ट्रांसपोर्ट करेगी, तो हीमोग्लोबिन के पास उस तरह के 4 यूनिट हैं, और उन चारों को अगर वो यूटिलाइज करेगी तो क्या होगा, मतलब वो एट अ टाइम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो कैरी कर सकती है। द नेक्स्ट टर्म इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन आया फुली सैचुरेटेड है या नहीं। फुली सैचुरेटेड का मतलब ये है कि उसके सारे के सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं, यानी अगर वो 4 ऑक्सीजन्स को 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन्स को एट अ टाइम लेकर जा रही है, तो चारों अगर फुल जो उसकी साइट्स होंगी
ये चारों बॉन्ड्स जो हैं वो बने हुए होंगे तो इट मीन्स वो क्या होगी, फुली सैचुरेटेड होगी। जबकि इसका एक्सट्रीम ऑपोजिट केस पे चले जाएंगे तो क्या होंगे कि उसके जो चारों साइड्स होंगी वो क्या होंगी, डीऑक्सीजनेटेड होंगी, और इस केस में जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी वो क्या होगी, 0 होगी। बेसिकली जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो नंबर ऑफ बॉन्ड या नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करता है या उसको रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद उसने बताया पल्स ऑक्सीमेट्री, जिससे हम जो पेरिफेरल ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो है वो सैचुरेशन देखते हैं कि कितने परसेंट जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन मिल रही है। ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है ऑक्सीजन को मेजर करने का, ठीक है। बेसिकली ये किस तरह से मेजर किया जाता है कि हमारे पास जो लाइट एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस है बिटवीन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसको यूज़ करते हुए जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है या ऑक्सीजनेशन है उसको मेजर किया जाता है। The next term is oxygen dissociation curve. A plot of Y measured at different partial pressures of oxygen is called oxygen dissociation curve. ठीक है कि हमने saturation of oxygen को at different levels of the pressures of oxygen पे जब हम measure करेंगे तो that curve will be the dissociation curve. हमने जो है वो देखा कि हमारे पास मायोग्लोबिन के लिए और हीमोग्लोबिन के लिए दोनों कर्व्स जो थी वो डिफरेंट हैं। तो हमें पता चला कि हमारे पास मायोग्लोबिन जो है वो हैज़ हायर ऑक्सीजन अफिनिटी एट ऑल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वैल्यूज दैन डज नॉट हीमोग्लोबिन। यानी सारी जितनी भी आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू ली थी उन सब पे जो है हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी थी विद दैट ऑफ द ऑक्सीजन वो हायर थी, जबकि हीमोग्लोबिन के केस में वो डिफर कर रही थी। अच्छा जी, अब वो कहता है कि वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि रिक्वायर्ड होगा टू गेन द हाफ सैचुरेशन ऑफ द बाइंडिंग साइट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी फॉर मायोग्लोबिन एंड 26 मिलीमीटर ऑफ मर्करी फॉर हीमोग्लोबिन। यानी आपने जो है वो क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वो वैल्यू जिस पे हाफ ऑफ द सैचुरेशन गेन होगी, यानी हाफ ऑफ द हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सैचुरेटेड होंगे। वो मायोग्लोबिन के केस में 1 है जबकि हीमोग्लोबिन के केस में 26 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। यानी ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू होगी तो हाफ जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सैचुरेटेड होंगे। हायर ऑक्सीजन अफिनिटी द लोअर पार्शियल P50, ठीक है। यानी ये वैल्यू जो होगी वो कम होगी। जैसे अभी आपने मायोग्लोबिन के अंदर देखा, इसके अंदर क्या है 1 mg है ऑफ मर्करी, मिलीमीटर है मर्करी का, तो फिर उसकी अफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है। ये बेसिकली कर्व है। ये जो हमारे पास आउटर मोस्ट कर्व है ये मायोग्लोबिन के लिए है, ठीक है। जबकि ये जो इनर वाली कर्व है इट इज़ फॉर द हीमोग्लोबिन। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास सबसे कम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे जो है हमारे पास इसकी जो सैचुरेशन है वो मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन है उसमें कम आ रही है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो हाई करना पड़ा। अच्छा जी, जो कर्व है मायोग्लोबिन के केस में ये हाइपरबोलिक शेप है। ये भी हम देख कर आए कि हमारे पास किस तरह से शेप है। और ये जो हाइपरबोलिक शेप है ये बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमारे पास मायोग्लोबिन जो है वो रिवर्सिबली बाइंड्स अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन एग्जिस्ट इन सिंपल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यानी ये सिंपल इक्विलिब्रियम होगा कि जो मायोग्लोबिन है वो रिवर्सिबली भी बाइंड करती है विद द सिंगल। जितने ऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन होंगे उतने डीऑक्सीजनेटेड मायोग्लोबिन होंगे इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू राइट और टू द लेफ्ट एज ऑक्सीजन इज एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। अब आप जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम में है सब चीज़ें, तो कुछ ऐड कर देंगे या रिमूव कर देंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या वहाँ से अवे हो जाएगा।
अच्छा जी, मायोग्लोबिन इज डिजाइंड टू बाइंड द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय द हीमोग्लोबिन एट द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द मसल। ठीक है, अब मायोग्लोबिन जो है वो ये बता रहा है कि हमारे पास नॉर्मल स्टेट के अंदर ये ऑक्सीजन को स्टोर किए रखती है, लेकिन जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना कम हो जाए कि मतलब ऑक्सीजन डिप्लीशन होना शुरू हो जाए, तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए मसल्स को एरोबिक रेस्पायर करने के लिए मायोग्लोबिन जो है वो रिलीज कर देती है ऑक्सीजन को। ठीक है, इन टर्म टू ऑक्सीजन डिमांड। द नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के केस में ये जो कर्व थी ये हमारे पास सिग्मोइडल शेप थी। बेसिकली ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग के प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहला मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, हमने अभी पढ़ा कि हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करती है, तो जो पहला होगा उसकी बाइंडिंग जो होगी वो डिफ़िकल्ट होगी, जबकि पहले की बाइंडिंग जो है वो इनिशिएट कर देगी या एक्टिवेट कर देगी या इन्हेंस कर देगी कि बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी बाइंडिंग तेज़ हो। यानी पहले को जो होगा वो दिस इज टर्म्ड एज कोऑपरेटिव बाइंडिंग। जो 4 सब यूनिट्स में से जो पहली ऑक्सीजन बाइंड होगी वो टाइम लेगी, जब वो लग जाएगी तो फिर बाकी जो सब यूनिट्स होंगे उनकी जो एफिनिटी होगी फॉर दैट ऑफ द ऑक्सीजन वो बढ़ जाएगी, और इसको हम दिस इज टर्म्ड एज हीम हीम इंटरेक्शन। अच्छा जी, उसने यही बताया कि जो हमारे पास पहली ऑक्सीजन होगी वो बाइंड करेगी मोर डिफ़िकल्ट, और फिर जब उसकी बाइंडिंग हो जाएगी तो फिर उसकी एफिनिटी जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका जो एलोस्टेरिक इफ़ेक्ट्स हैं वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इसको हम जो है वो हमने ये देखा कि हमारे पास किस तरह से जो है वो मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। हीम प्रोटीन सबसे पहले हमने देखी कि हीम प्रोटीन होती क्या है, कि जब प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट या प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसको हम बोलते हैं वो ऐड हो जाता है, तो उसको हम जो है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। इस हीम प्रोटीन्स हमने देखे कि हमारे पास हीम प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जिसके अंदर हीम ग्रुप लगा हुआ होता है। हीम ग्रुप जो है वो हमारे पास टेट्रापायरोल रिंग होता है, सर्कल होता है, या प्रोटोपोरफायरिन रिंग है जो कि जिसके सेंटर में आयरन लगा हुआ है। इसके अंदर हमने देखी कि कौन कौन सी प्रोटीन्स आती हैं, क्लोरोफिल है, साइटोक्रोम्स हैं, हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है। हमने हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखा। मायोग्लोबिन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, 153 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और 8 उसके हेलिकल अल्फा हेलिकल स्ट्रेचेस आते हैं जिसको हम A2H जो है वो नाम देते हैं, और उसके जो है वो 2 रेजिड्यूज। इसकी अगर हम पोलर और नॉन पोलर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जो इनर कोर होगा वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा, जबकि आउटर वाला जो होगा वो पोलर से मिलकर बना हुआ होगा। अच्छा जी, ये हो गया। इसी तरह से उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास ये क्या है, जो हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इसी तरह का जो स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन है वही 4 यूनिट मिलकर हमारे पास हीमोग्लोबिन बनाएंगे। इनका इंटरेक्शन आपस में भी होगा और 2 डाइमर्स का भी आपस में होगा। अच्छा जी, ये बात थी। उसके बाद उसने कहा कि हमारे पास क्या है कि टी फॉर्म और आर फॉर्म होगी। टी फॉर्म जो होगी वो टाइट फॉर्म होगी, जिसके जो क्या कहते हैं लिंकेजेस होंगे वो क्या होंगे, ये जो अल्फा बीटा डाइमर के जो लिंकेजेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो 2 डाइमर्स के बीच में होंगे वो वीक आयनिक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। जबकि जो ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, ठीक है, उस टाइम पे हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स होंगे, और बिटवीन द अल्फा बीटा डाइमर्स आर ब्रोकन इन द ऑक्सीजनेटेड स्टेट। ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं ये क्या किए जाएंगे, ब्रेक किए जाएंगे, और रोटेशन और जो है वो जो आयरन है उसको विद इन द प्लेन लाया जाएगा, और 15 डिग्री तक जो है वो क्लोजर मूव करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरह से बाइंड करते हैं, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की कितनी ऑक्सीजन जो है वो लेकर जा रही है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व,
कि जो अफिनिटी है टू बाइंड द ऑक्सीजन वो किसकी ज़्यादा है, किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। तो हमने देखा कि जिसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम पे भी हायर एफिनिटी है वो मायोग्लोबिन है, जबकि जो हीमोग्लोबिन है उसको हाफ सेचुरेशन के लिए भी 26 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद उसने बताया कि हमारे पास ये क्या कोऑपरेटिव वे में काम करता है जो हीमोग्लोबिन है, किस तरह से कि एक जब सब यूनिट ऑक्सीजनेट हो जाएगा तो फिर बाकी सब यूनिट्स की जो ऑक्सीजन एफिनिटी होगी वो उसी मॉलिक्यूल के जो बाकी सब यूनिट हैं वो बढ़ जाए, उनकी जो एफिनिटी है वो बढ़ जाएगी। और ये था हमारा आज का चैप्टर। बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे और आप लोगों ने जो है वो अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार रखनी है। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।